नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। ये है फ्रांसीसी दार्शनिक नास्त्रेदमस। इन्होंने 450 साल पहले जारी हुए अपने एक प्रकाशन में एक भविष्यवाणी की थी। लिखा था कि 2023 में 7 महीने तक चलने वाला एक भयंकर युद्ध होगा। शुरू में इस भविष्यवाणी पर किसी ने गौर नहीं किया। पहले लोग इसको रूस और यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही इस्राएल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो लोगों ने सोचा कि ये नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी क्या सच हो गई। लोगों को समझ आया कि जिस युद्ध का जिक्र इस फिलोसोफर ने किया था या ये कर रहे थे, वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है। 7 अक्टूबर को इजराइल में लोग ठीक से जागे भी नहीं थे। दिन शनिवार का था। अचानक से जोरदार धमाके की आवाजें आने लगी। लोग हैरान रह गए, चौंक गए कि अचानक हुआ क्या है। शनिवार के इस दिन लोग वीकेंड एंजॉय करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अचानक से दहशत के बादल पूरे देश में मंडराने लगेंगे, माहौल खराब हो जाएगा। इजराइल और फलस्तीन के बीच बीते कई दशकों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर कई बार युद्ध भी हुए हैं और युद्ध जैसे हालात भी कई बार पैदा होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हालात सामान्य से थे। ये विवाद करीब 100 साल पुराना है। ये वो वक्त था जब यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठी थी। क्या था इस विवाद की जड़ में, कब कब क्या हुआ, यह हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। इन हालातों में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश की मांग उठने लगी और इन लोगों ने एक अलग देश की मांग की। और ये सभी यहूदी भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले इलाके में बसने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग बस भी गए। ये फलस्तीन का इलाका था और मुसलमानों और यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए ये इलाका बड़ा पाक माना जाता है, महफूज भी। इस इलाके पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हुआ करता था और ये ज्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम समुदायों के कब्जे में रहा था। जब यहां यहूदी लोग आने शुरू हो गए, बसना शुरू हो गए, बड़ी संख्या में आकर बसने लगे, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें लेकर विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। ऑटोमन साम्राज्य खत्म होने लगा और ब्रिटेन को राष्ट्र संघ की ओर से फलस्तीन का प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी दे देता है। यह वो दौर था जब एक नई विवाद की बुनियाद पड़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले और लड़ाई के दौरान भी अंग्रेजों ने अरबों और यहूदियों से कई सारे वायदे किए थे। ये वादे उनकी बेहतरी के लिए थे, जिसका वो थोड़ा सा भी हिस्सा पूरा नहीं कर पा रहे थे और ये अंग्रेजों में बेचैनी थी। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ पहले ही मध्य पूर्व का बंटवारा कर लिया था और इस वजह से अरबों और यहूदियों के बीच तनाव के हालात पैदा हो गए और दोनों ही पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। यहीं से इस पूरे विवाद की आप कह सकते हैं कि जड़ पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक कत्लेआम के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग एक बार फिर उठने लगी और यह दबाव काफी बढ़ गया। उस वक्त ये योजना बनाई गई कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फलस्तीनियों और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान किया गया, वोटिंग हुई और यरूशलेम जो बड़ी पाक जगह है उसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का काम हुआ और यह बना दिया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह ठीक है, जबकि अरब पक्ष ने इस योजना को खारिज कर दिया और यह कभी लागू भी नहीं हो पाई। इसके बाद 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक यहां से चले गए, लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल की स्थापना हो गई और इसराइल ने गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल दिया। ये हालात धीरे धीरे क्षेत्रीय विवाद में तब्दील होने लगे। अगले ही दिन 15 मई को मिस्र, जॉर्डन और इराक, सीरिया ने इस इलाके पर हमला कर दिया। यह पहला अरब इस्राइल युद्ध था, संघर्ष था। इसे ही यहूदियों का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक अरब राज्य के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी। इस बात को ये कहकर आगे बढ़ाया गया कि सब कुछ निपट जाएगा। फलस्तीनियों के लिए वहीं से त्रासदी का दौर शुरू होता है
7.5 लाख फलस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में जगह लेनी पड़ी, पनाह लेनी पड़ी, और या फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने उन्हें बेदखल कर दिया। लेकिन साल 1948 यहूदियों और अरबों के बीच कोई आखिरी संघर्ष नहीं था। इसके बाद साल 1956 में सुएज नहर को लेकर विवाद हुआ और इजराइल और मिस्र फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लेकिन ये मामला, ये पूरा हालात जो थे, ये मैदान जंग से बाहर उस वक्त सुलझा लिए गए थे, यानी जंग नहीं हुई। इसके बाद आया साल 1967। इस दौरान 6 दिनों तक अरब इजराइल के बीच संघर्ष चला। एक तरीके से इसको एक आखिरी बड़ी लड़ाई मानी जाती है। उस साल 5 जून से 10 जून के बीच जो कुछ भी हुआ, उसका दीर्घकालीन प्रभाव कई स्तरों पर देखा गया, कई तरह से उसका आकलन होता है, और इसमें अरब देशों के सैनिक गठबंधन पर इस्राइल को जीत मिली थी, यानी इस्राइल जीत गया। गजा पट्टी, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक यानी पूर्वी यरूशलेम समेत, और सीरिया से गोलन पहाड़ी इस्राइल के नियंत्रण में आ गई। इस्राइल का यहाँ पर पूरा कब्जा हो गया और 5 लाख फलस्तीनी लोग विस्थापित हो गए। इनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके बाद एक और जंग हुई, अरब इजराइल संघर्ष। साल 1973 का यौम किप्पुर युद्ध था। मिस्र और सीरिया ने इस्राइल के खिलाफ ये जंग लड़ी और मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप फिर से हासिल हो गया इस जंग के बाद। साल 1982 आया इसके बाद, और इस साल इस्राइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया। ये कहा कि अब यहाँ पर वो नहीं लड़ेगा, लेकिन गजा पर उसने दावा नहीं छोड़ा। 6 साल बाद मिस्र इस्राइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना था। जॉर्डन ने आगे चलकर इसका अनुसरण किया, उसने भी एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इन तमाम युद्धों के बीच एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है और हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी कारण था जिसकी वजह से इजराइल को मध्य पूर्व में उसी जगह पर बसाया गया जहां पर इतना संघर्ष है, इतना विवाद है। दरअसल इसका जवाब यह है कि यहूदियों का यह मानना है, यानी इजराइल के लोगों का यह मानना है कि आज जहां पर इस्राइल बसा हुआ है, ये वही इलाका है जो ईश्वर ने उनके पहले पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देने का वादा किया था। पुराने समय में इस इलाके पर असीरियों, यानी आज के इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया में रहने वाले जो कबाइली लोग हैं, उस समय बेबीलोन, पर्सिया, मकदूनिया और रोमन लोगों का हमला यहाँ पर होता रहता था। रोमन साम्राज्य में ही इस इलाके को फ़लस्तीन नाम दिया था। उस दौर में इस इलाके का नाम फ़लस्तीन पड़ा, और ईसा के 7 दशकों बाद यहूदी लोग इस इलाके से बेदखल कर दिए गए थे। तब से यहूदी बड़े छटपटा रहे थे यहाँ पर लौटने के लिए। इस्लाम के अभिदिव्य के साथ 7वीं सदी में फ़लस्तीन अरबों के नियंत्रण में आ गया, और फिर यूरोपीय हमलावरों ने इस पर जीत हासिल की। साल 1516 में ये तुर्की के नियंत्रण में चला गया, यानी फ़लस्तीन का इलाका, और फिर पहले विश्व युद्ध तक ये ब्रिटेन के कब्जे में जाने तक यहाँ पर यथास्थिति बनी रही थी। फ़लस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने 3 सितंबर 1947 को जनरल असेंबली को अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में कमेटी ने मध्य पूर्व में यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक दलीलें दी थी, और इन दलीलों को स्वीकार कर लिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर था इस इलाके के लिए। साल 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फ़लस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली, और इस घोषणा पत्र में यहूदी लोगों के फ़लस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध को मान्यता दे दी गई, और इसी के आधार पर, इसी मान्यता के आधार पर फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी राज्य की नींव डाल दी गई। यूरोप में नाजियों का जब दौर था, उस दौर में नाजियों के हाथों लाखों यहूदियों को मार दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अलग यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब बढ़ने लगा, तब अरब लोगों और यहूदियों के बीच बढ़ते तनाव को सुलझाने के लिए, कि यह विवाद खत्म हो जाए, इसको सुलझाने में नाकाम होने के बाद ब्रिटेन ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के पास विचार के लिए रखा था, कहा कि इसको निपटाया जाए। इसके बाद 29 नवंबर 1947 को
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फलस्तीन के बंटवारे की योजना को मंजूरी दी। इसमें एक अरब देश और एक यहूदी राज्य के गठन की सिफारिश की गई थी और साथ ही यरूशलम, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया भी, इसको एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान दिया गया था। एक व्यवस्था के तहत इसको बसाया गया था। इस योजना को यहूदियों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि अरब के लोगों ने इसको खारिज किया। वो इसे अपनी जमीन खोने के तौर पर देख रहे थे और यही वजह थी कि संयुक्त राष्ट्र की योजना कभी भी अमल में नहीं लाई जा सकी और इस पर विवाद हमेशा होता रहा। फलस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण खत्म होने के बाद एक दिन पहले यानी 14 मई 1948 को स्वतंत्र इस्राएल के गठन की घोषणा कर दी गई। इस विवाद के बावजूद इसके अगले ही दिन इस्राएल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया और एक साल बाद उसे इसकी मंजूरी मिल गई, यानी वो एक देश के तौर पर आ गया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 83% देश ऐसे थे जिन्होंने इस्राएल को मान्यता दी थी। दिसंबर 2019 तक 193 देशों में से 162 ने इस्राएल को मान्यता दे दी थी। चलिए, इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि इस्राएल को उसी जगह पर क्यों बसाया गया, लेकिन इस्राएल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। और एक सवाल यह भी खड़ा हो गया कि दो फलस्तीन क्षेत्र फिर क्यों बनाए गए जिनकी वजह से इतना विवाद होता है। यह भी एक सवाल खड़ा हो गया। फलस्तीन के ये जो दो क्षेत्र हैं, एक है वेस्ट बैंक जिसमें पूर्वी यरूशलेम शामिल है और एक है गजा पट्टी। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वेस्ट बैंक का जो क्षेत्रफल है वो 5,970 वर्ग किलोमीटर है, तो गजा पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो है 365 वर्ग किलोमीटर। वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक जो है वो यरूशलेम और जॉर्डन के पूर्वी इलाके के बीच पड़ता है। इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, यरूशलेम को फलस्तीन पक्ष और इजराइल दोनों ही अपनी राजधानी बताते रहे हैं। गजा पट्टी का जो इलाका है वो 41 किलोमीटर लंबा इलाका है जिसकी चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच पड़ती है, कहीं पर 6 किलोमीटर, कहीं पर 12 किलोमीटर। गजा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल से लगती है, 7 किलोमीटर मिस्र के साथ लगती है और 40 किलोमीटर का जो इलाका है गजा का, वो भूमध्य सागर का तटवर्ती इलाका है। ये उस इलाके में आता है। गजा पट्टी को इजराइल ने साल 1967 की लड़ाई में अपने नियंत्रण में ले लिया था। साल 2005 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। हालांकि इजराइल गजा पट्टी से लोगों, सामानों और सेवाओं की आमद फरख्त को हवा, जमीन और समंदर हर तरह से नियंत्रित करता है अभी भी। फिलहाल गजा पट्टी जो है वहां हमास के नियंत्रण वाला इलाका भी है। गजा पट्टी में ही हमास, जिसने एक बार फिर से इस जंग को हवा दी है, एक जंग को दावत दी है, वो इजराइल का एक सशस्त्र गुट है जो फलस्तीन के दूसरे धड़ों के साथ इजराइल के समझौते को मान्यता नहीं देता। तो हमास का भी इतिहास आपके लिए जानना जरूरी है। ये हमास इजराइल का ही एक गुट है और इसके उलट वेस्ट बैंक पर फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी का शासन है। फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इंटरनेशनल जो समुदाय है, वो फलस्तीनियों की सरकार के रूप में मान्यता दे चुका है, मान्यता देता है। एक स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के गठन में देरी, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का काम और फलस्तीनी क्षेत्र के आसपास सुरक्षा घेरा, ये तीन वो प्रमुख वजह हैं जिसने शांति प्रक्रिया में परेशानी पहुंचाई, बाधा पहुंचाई या पहुंचाती रही हैं। साल 2000 में अमेरिका के कैंप डेविड में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की आखिरी बार गंभीर कोशिश हुई थी, तभी से यह साफ हो गया था कि फलस्तीनियों और इजराइल के लोगों के बीच, इजरायलियों के बीच शांति की जो राह है, केवल उसमें यही बाधाएं नहीं हैं। इस वक्त इस्राएल के जो प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे इस्राएल के, उनका नाम था एहूद बराक, और यासिर अराफात के बीच बिल क्लिंटन समझौता कराने में सफल नहीं हो पाए थे। जिन मुद्दों पर ये दोनों पक्ष आमने सामने थे या जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच असहमति थी, वो थी यरूशलेम की सीमा और ज़मीन, यहूदी बस्तियां और फलस्तीन शरणार्थियों का मुद्दा। इसकी वजह से इन दोनों के बीच एक समझौता नहीं बन पाया। इस्राएल का दावा है कि यरूशलेम उसका इलाका है, उसका अधिकार है यरूशलेम पर। उसका कहना है कि साल 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही यरूशलेम उसकी राजधानी रही है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं मिली हुई है। फलस्तीनी पक्ष पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर देखता है, अपनी राजधानी बनाना चाहता है। फलस्तीनियों की यह मांग है कि 6 दिन तक चले अरब इस्राइल युद्ध यानी 4 जून 1967 से पहले की जो स्थिति है उसके मुताबिक उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाए, जिसे इस्राइल मानने को तैयार नहीं है। इस्राइल हमेशा से इस बात का इनकार करता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब हुआ यह है कि यहूदी बस्तियां इस्राइल ने कब्जे वाली जमीन पर बसाई हैं, जो विवादित जमीन है एक तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये अवैध हैं। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इन बस्तियों में करीब करीब 5 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं और वही फलस्तीनी शरणार्थियों की संख्या जो है वो वास्तव में कितनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसे गिन रहा है। पीएलओ का अगर आप आंकड़ा देखें, वो जब ये गिनते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें आधे लोग जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के पास रजिस्टर्ड हैं। अगर आप फ़लस्तीनियों का आंकड़ा देखें तो फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन शरणार्थियों को अपनी ज़मीन पर लौटने का हक है, लेकिन वो जिस ज़मीन पर या जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो आज का इस्राइल है। और अगर ऐसा हुआ तो यहूदी राष्ट्र के तौर पर उसकी पहचान का क्या होगा? ये तमाम पेचोखम हैं, तमाम सवाल हैं, और इसी पहचान के चक्कर में एक बार फिर से इस्राइल और फ़लस्तीन आमने सामने खड़े हो गए हैं, जंग कर रहे हैं। अब इस युद्ध में कितने लोग मारे जाते हैं ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हैं एक बार फिर से इस्राइल और फ़लस्तीन के बीच। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, इन्फोटेनमेंट के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए द ब्लंट मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।